हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर सेल डिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि सेल साइकिल क्या होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल में मेनली 2 फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में हमेशा होने वाले डिवीजन की प्रिपरेशन होती है और एम फेज में बेसिकली सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंटरफेज जो है 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फेज, गैप 1 फेज, S फेज सिंथेसिस फेज और G2 फेज जिसे कहते हैं गैप 2 फेज। G1 फेज में नेक्स्ट जो फेज आने वाली सिंथेसिस फेज, उस सिंथेसिस फेज में जितने भी हमें एंजाइम प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो G1 फेज में सिंथेसिस फेज में होने वाले फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए प्रिपरेशन की जाती है, इसीलिए गैप 1 फेज है। और ये गैप 1 फेज प्रीवियस सेल साइकिल में जो एम फेज या सेल डिवीजन हुआ है उसके जस्ट बाद में होगी, क्योंकि सेकेंड सेल साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो गैप 1 फेज है इसमें किसी टाइप का डिवीजन नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रिपरेशंस होती हैं। आगे आने वाली सब स्टेज जो सिंथेसिस फेज है उसमें होने वाले रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम्स और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी बेसिकली प्रिपरेशन होती है। सिंथेसिस फेज जिसमें कि डीएनए का और एमिनो एसिड का, मेनली डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन होता है, जिससे कि डीएनए से डीएनए बनता है। गैप 2 फेज के बाद आती है एम फेज। तो गैप 2 फेज में क्या होता है, एम फेज में होने वाले सेल डिवीजन के लिए जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है उसका सिंथेसिस होता है, यानी जो सेल डिवीजन यानी सेल जो डिवाइड होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमने, और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी एम फेज। एम फेज जो है वो 4 सब फेजेस में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये अपन ने पढ़ा था। और टीलोफेज के बाद लास्ट में आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। सेल डिवीजन बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर, जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं डॉटर सेल्स और पेरेंटल सेल में, यानी एक पेरेंटल सेल 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, और जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल में होते हैं वही सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में होते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर सिंगल सेल यानी पेरेंटल सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। और जो 4 डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल से हाफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, और फिर मियोसिस सेकेंड जो है वो इक्वल होता है माइटोसिस के। उसके अंदर जो 2 डॉटर सेल्स बनी है वो 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर डिवाइड किस में हो जाती है? मियोसिस फर्स्ट में। ये होता है मियोसिस और माइटोसिस में बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा माइटोसिस जो होता है तो हमारी बॉडी की जो जनरल, जिन्हें सोमेटिक सेल्स कहा जाता है, उनमें होता है। और मियोसिस जो है वो हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म और ओवम, उनके अंदर ह्यूमन बॉडी से क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो बॉडी होती है मेल और फीमेल की वो डिप्लॉइड होती है, यानी उनमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, और तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें वो सिंगल प्रेजेंट रहते हैं, यानी पेरेंटल सेल से हाफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस, जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है। Mitosis is that step in the cell cycle where the newly formed DNA is separated and 2 new cells are formed with the same number and kind of chromosomes as the parental nucleus. Mitosis ऐसा सेल डिवीजन है या सेल साइकिल का ऐसा स्टेप है जिसमें कि न्यू डीएनए जो फॉर्म होता है वो सेपरेट हो जाता है 2 न्यू सेल्स में। 2 न्यू सेल्स बनती है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं और सेम टाइप के होते हैं, जैसे कि पेरेंटल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ वन सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड द ऑनसेट ऑफ द अदर। मेन जो है वो कौन कौन सी सब फेजेस में डिवाइड होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है इंटरफेज।
Interphase is the part of cell cycle where the cell copies its DNA as preparation for the M phase। यानी इंटरफेज में क्या होता है कि सेल साइकिल में जो M फेज होती है उसकी इंटरफेज में प्रिपरेशन होती है। यानी M फेज में डिवाइडेशन होगा सेल का, तो उस डिवाइडेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरफेज में उस डिवाइडेशन से पहले की जो प्रिपरेशन है वो सारी होती है। In interphase, metabolism of cell increases and it is often termed the most active phase of the cell cycle। इसमें सेल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और ये मोस्ट एक्टिव फेज है सेल साइकिल का। A series of metabolic changes occurs during this phase, all of which are divided into 3 subgroups। मैंने अभी आपको बताया था जो इंटरफेज है वो 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं G1 फेज। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इज फॉलोड बाय द M फेज ऑफ प्रीवियस सेल साइकिल। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीवियस सेल साइकिल की जो M फेज है उसके जस्ट बाद नेक्स्ट सेल साइकिल की G1 फेज आती है। It is also termed as the resting phase, as no DNA synthesis takes place during this phase। ये resting phase भी कहलाता है G1 phase या gap 1 phase, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का DNA synthesis नहीं होता। However, during G1 phase, several cell organelles increase in size, cells rapidly synthesize different types of RNA and protein। सेल क्या करती है, आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वही आरएनए और प्रोटीन एंजाइम बनाएंगे जो कि हमें डीएनए के फॉर्मेशन के लिए चाहिए नेक्स्ट फेज में। Important events like the transcription of 3 types of RNAs, synthesis of regulatory protein, enzyme required for DNA synthesis, and tubulin protein along with the other mitotic apparatus takes place during this phase। इस फेज में क्या क्या होता है, तीनों टाइप्स के आरएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों टाइप के आरएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है, G1 फेज में। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, अभी मैंने आपको बताया था जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए उनका फॉर्मेशन भी इनमें होता है। उसके अलावा एक टाइप के प्रोटीन ट्यूबुलिन का जो फॉर्मेशन है अलॉन्ग विद देयर अदर माइटोटिक ऑपरेटर्स, और भी माइटोसिस में जो भी चीज़ों की जरूरत होती है उन सबका फॉर्मेशन इसी फेज में होता है। नेक्स्ट है एस फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज। एस फेज इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती है। डीएनए जो अपन को दिखता है, कॉइल्ड डीएनए जो होता है उसमें 2 चीजें होती है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक टॉपिक है जो हम 12th में पढ़ेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वर्बली समझा देती हूँ कि डीएनए जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि डीएनए बहुत लॉन्ग होता है और छोटी सी सेल में इतने लॉन्ग डीएनए का आ पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है, एक प्रोटीन के साथ कॉइल फॉर्म में होता है। वो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कि हम किसी थ्रेड के ऊपर बीड्स लगा दें और बीड्स पे उस थ्रेड को कॉइल कर दें, उस तरह से डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो उस वजह से वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, साइज में छोटा हो जाता है और फिर अब आराम से इजीली न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट रह सकता है। तो ये वो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर की डीएनए कॉइल्ड रहता है। The replication of cytoplasmic DNA can take place at any phase in the cell cycle। जो रेप्लिकेशन है साइटोप्लाज्मिक डीएनए का है वो किसी भी फेज में हो सकता है सेल साइकिल की। यहाँ न्यूक्लियस के डीएनए की रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का क्या है, रेप्लिकेशन यानी फॉर्मेशन है साइटोप्लाज्मिक डीएनए का, वो कभी भी किसी भी फेज में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए एस फेज की हमें रिक्वायरमेंट हो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है उसका जो सिंथेसिस है वो सिर्फ कब होगा, एस फेज में। Thus, at the end of S phase, each chromosome has 2 DNA molecules and a duplicate set of genes। S phase के एंड में जो each क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 सेट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के और जीन्स के भी 2 सेट होते हैं। दिस फेज लास्ट अबाउट 6 to 10 आवर्स। ये फेज कितना टाइम में कंप्लीट होती है, 6 to 10 आवर्स। नेक्स्ट है G2 फेज जो कि M फेज और S फेज के बीच की फेज है, तो इसे कहा जाता है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। G1 फेज को क्या कह रहे थे हम, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ये है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज।
G2 phase is termed the second gap phase or resting phase of the interphase. ये इंटरफेज की रेस्टिंग फेज है, ये भी G1 फेज भी रेस्टिंग फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज द सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल कंटिन्यू। इस फेज में RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि सेल को आगे डिवाइड करने में काम में आएंगे। सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स द एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, द सेल स्टोर्स ATP इन द G2 फेज में सेल क्या करती है, ATP को स्टोर करती है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है, जो M फेज आने वाली है नेक्स्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सेल को डिवाइड होने के लिए। बाय द एंड ऑफ दिस फेज द सेल एंटर्स द डिवीजन और M फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसके बाद जो सेल है वो M फेज में एंटर कर जाती है। अब M फेज जो है वो 4 सब फेजेस में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले है प्रोफेज। ये आपको प्रोफेज का डायग्राम दिख रहा है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि देखो, ये सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये माइटोटिक स्पंडल का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होने लग जाता है। क्या होने लगेगा? डिसअपियर होने लगेगा न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोलस और होती है में एक स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाती है और क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगते हैं। Prophase is the first stage of mitosis which is characterized by the appearance of thin thread-like condensing chromosomes. Thread-like condensing chromosomes present रहते हैं इस फेज में। During prophase the cell becomes spheroid while the cytoplasm becomes more refractile and viscous and pale. जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा विस्कस यानी ज़्यादा थिक और पेल यानी येलो कलर में कलर अपना वो कन्वर्ट करने लगता है। The chromosome in the prophase is composed of 2 coiled filaments. क्रोमोसोम जो है प्रोफेज के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 coiled filament के फॉर्म में रहते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड्स, which are the result of replication of DNA during the S phase. ये जो DNA अभी अपन ने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम में 2 DNA यानी डुप्लीकेट हो जाते हैं DNA, उसी की वजह से इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स रहती है। As prophase progresses, the chromatids become shorter and thicker. जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ती है क्रोमेटिड्स जो है 2 क्रोमेटिड्स वो शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्फेरिकल DNA containing region called the centromere. और जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो साथ में जुड़ी हुई रहती है एक DNA containing region के साथ जिसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। Similarly, the chromosomes approach the nuclear envelope, causing the central space of the nucleus to become empty. तो जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पहुँचने लग जाते हैं धीरे धीरे? न्यूक्लियर एनवेलप के पास में, क्योंकि सेंट्रल स्पेस जो है वो न्यूक्लियस का वो खाली होता रहता है। In the meantime, 2 pairs of centrioles surrounded by microtubule radiating in all direction migrate to opposite poles of the cell. जो सेंट्रियोल है, जो 2 पेयर है सेंट्रियोल की, वो कहाँ पहुँच जाते हैं? पोल्स पे, क्योंकि उन्हें आगे जाके क्या करना है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है। Lastly, during prophase, the nucleolus gradually disintegrates and this marks the end of prophase. धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट, और ये क्या होता है? प्रोफेज का एंड। However, in some primitive classes, the plants and animals, the nuclear envelope does not dissolve during the mitosis. इस केस में प्रोफेज में क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व नहीं होता किसी में, पर बेसिकली प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट रहती है, और क्या होता है? सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स पे चले जाते हैं, क्योंकि आगे उन्हें क्या करना है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है जो कि उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स से अटैच करेगा। नेक्स्ट है मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल मिड में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, मिड में और ये जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बन गए स्पिंडल फाइबर। और ये काइनेटोकोर से ये प्लेट जो होती है ना जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच रहती है, उसे कहा जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के थ्रू ये स्पिंडल फाइबर से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अटैच हो जाती है और सारे क्रोमोसोम्स मिड में बिल्कुल इक्वेटोरियल पे जमा हो जाते हैं।
इसे मेटाफेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारे क्रोमोसोम जो है वो मिड में आ जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गई। उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिक हो गए, कंडेंस्ड हो गए। ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। देयर सेंट्रोमियर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑक्यूपाई द प्लेन ऑफ द इक्वेटर फॉर्मिंग अ मेटाफेजिक प्लेट एंड द आर्म्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स। टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम repulse each other with the microtubules remaining stationary and under tension। जो टू क्रोमैटिड्स है वो रिपेल करती है एक दूसरे से और स्टेशनरी रहती है, अंडर टेंशन में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन फिर भी रिपेल करती है और जुड़े हुए रहना, क्योंकि वो काइनेटोकोर से अटैच रहती है तो उन्हें जुड़े होना भी जरूरी है। पर वो इस टाइम पे रिपेल करना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब उनकी स्प्लिटिंग होगी। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स की नेक्स्ट जो फेज है उसके अंदर एनाफेज जो है उसमें स्प्लिटिंग होनी है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज में आप देख रहे हैं कि जो टू सिस्टर क्रोमैटिड के पेयर थे वो एक दूसरे से स्प्लिट हो गए और दोनों किधर जा रहे हैं, पोल्स पे चले जाएंगे। दिख रहा है आपको इसमें इमेज में क्लियरली कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स पेयर में प्रेजेंट थे क्रोमोसोम, उनकी पेयरिंग जो हो गई है वो अलग अलग हो गई है और टू सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल्स पे मूव कर रहे हैं। The anaphase begins abruptly with the synchronous splitting of each chromosome into its sister chromatid called daughter chromosome, separating for the centromere। सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में अरेंज थे वो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में अलग अलग हो जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ ईच सेंट्रोमियर ड्यूरिंग प्रोफेज इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम +2। जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ता है वैसे ही ये सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। इन एनाफेज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, स्पिंडल फाइबर, उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, पर शॉर्टनिंग होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो पोल्स पे मूव करने लग जाते हैं। ड्यूरिंग देयर पोलवर्ड माइग्रेशन द सेंट्रोमियर्स रिमेन फॉरवर्ड सो द क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिकली अपीयर U और V और J शेप्ड। जैसे ही सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर सेंट्रोमियर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल्स पे चली जाती है तो वो हमें किस शेप की दिखाई देते हैं, U, V या फिर J शेप्ड। इंट्राजोनल फाइबर्स एक्सपेंड एंड सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल। इनके अंदर जो इंट्राजोनल मिडवे जो स्पिंडल फाइबर है ये सपोर्ट करते हैं क्रोमोसोम्स को पोल्स पे मूव करने में। अ टोटल ऑफ 30 ATP आर रिक्वायर्ड टू कैरी क्रोमोसोम्स टू दी पोल्स। कितनी एनर्जी चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पोल्स पे मूव कराने के लिए, 30 ATP। लास्ट पेज है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर जो सेल है वो मतलब पूरे जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो पोल्स पे चले गए, दिख रहे हैं हमको, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। The end of migration of daughter chromosomes to the poles marks the beginning of telophase। जैसे ही पोल्स पे पहुंच जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स तो टीलोफेज की स्टार्टिंग होती है। ड्यूरिंग टीलोफेज द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज अकर्स इन रिवर्स सीक्वेंस। दैट मीन्स प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर हुआ था वो अपीयर होगा, न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुई थी वो अपीयर होगी, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हुए थे वो वापस से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस्ड। A nuclear envelope resembles around each group of chromosome to form two daughter nuclei और जो है वो two daughter nuclei बनेंगे। Events like the disappearance of mitotic apparatus, reduction in the viscosity of cytoplasm followed by synthesis of RNA takes place during telophase। से RNA का synthesis होगा, साइटोप्लाज्म और ज़्यादा थिक हो जाएगा वापस से। The chromosomes resume their long cylinder extended form and the nucleolus reappear at the end of टीलोफेज। क्रोमोसोम्स वापस से लॉन्ग हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, डीकंडेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि प्रोफेज की स्टार्टिंग में वो कंडेंस्ड हुए थे, अब वापस से डीकंडेंस्ड हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे जो कि शॉर्ट हुए थे। तो आज हमने माइटोसिस की 4 फेजेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।